बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 39 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे पेज रिप्लेसमेंट के एल्गोरिदम्स का। तो पेज रिप्लेसमेंट का हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा बहुत देखा था कि जब भी कोई यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो पेज फॉल्ट हो जाता है। जब पेज फॉल्ट होता है तो हार्डवेयर ट्रैप जनरेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो चेक करता है इंटरनल टेबल्स में कि क्या ये पेज वैलिड है, यानी ये प्रोसेस को वाकई असेस करना चाहिए या नहीं। अगर वो पेज वैलिड होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमिन करता है कि ये पेज डिस्क में कहाँ पर पड़ा हुआ है। जब उसको पता चल जाता है तो वो पेज को लोड करता है फ्री फ्रेम्स में। लेकिन अगर फ्री फ्रेम्स अवेलेबल नहीं है मेमोरी में पेज लोड करने के लिए, तमाम मेमोरी यूज़ में है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना पड़ता है, या तो वो टर्मिनेट कर देता है यूज़र प्रोसेस को, या फिर डिमांड पेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे होती है कि वो इम्प्रूव करती है कंप्यूटर की सिस्टम की यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को। यानी डिमांड पेजिंग का मकसद यही था कि ज़्यादा प्रोसेसेस चल सकें, थ्रूपुट इंक्रीज़ हो जाए, सिस्टम की यूटिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाए। तो यूज़र के प्रोसेस को टर्मिनेट करना तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो यूज़र को ये अवेयर भी नहीं होना चाहिए कि पीछे पेजिंग सिस्टम चल रही है, क्योंकि हमने देखा था कि पेजिंग जो होती है वो यूज़र के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। सेगमेंटेशन यूज़र को नज़र आती है लेकिन पेजिंग यूज़र को नज़र नहीं आती। यूजर पेजिंग शुड बी लॉजिकली ट्रांसपेरेंट टू यूज़र। तो ये ऑप्शन अच्छी चॉइस नहीं है कि हम प्रोसेस को टर्मिनेट कर दें। तो दूसरा ये है कि हमारे पास कोई ऐसा पेज जो कि यूज़ नहीं हो रहा या जिसका काम ख़त्म हो गया, हम उसको निकाल दें, उसको निकाल के उसको बोलें हटो यहाँ से और जगह बना लें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकता है कि स्वैप आउट कर सकता है एक प्रोसेस को। लेकिन प्रोसेस को भी स्वैप आउट अगर कंप्लीट कर देंगे कि भाई ये आप प्रोसेस आप निकल जाओ, तो हमारी लेवल ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस हो जाएगी, ये भी हम नहीं चाहते। तो पेज रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट हो गया है, तो हम रिप्लेस कर देते हैं पेज इन मेमोरी टू लोड द डिज़ायर पेज। यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज को हम रिप्लेस कर देंगे विद द न्यू पेज। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ये आपने याद रखनी है। पेज फॉल्ट सर्विस रूटीन जो होती है वो मॉडिफाई कर दी जाती है कि उसके अंदर पेज रिप्लेसमेंट आ जाए, क्योंकि पेज फॉल्ट की जो सर्विस रूटीन में थी उसमें पहले क्या था, हमने देखा था कि उसके अंदर सबसे पहले ट्रैप जनरेट होता है, फिर उसके बाद पेज को रीड किया जाता है जिससे और प्रोसेस को रीस्टार्ट किया जाता है। तो जब हम पेज को रीड कर रहे हैं तो रीड करते हुए हम एक चीज़ उसमें ऐड कर देंगे कि देखें फ्री फ्रेम अवेलेबल है या नहीं। वी कैन फ्री अ फ्रेम, हम फ्रेम को फ्री कह सकते हैं बाय राइटिंग इट्स कॉन्टेंट्स टू स्वैप स्पेस। यानी किसी भी फ्रेम के अंदर कोई पेज पड़ा हुआ है, हम उसको स्वैप स्पेस में राइट कर देंगे तो वो पेज का जो फ्रेम है वो फ्री हो जाएगा। और पेज टेबल को चेंज कर देंगे कि भाई अब वो पेज मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, अब उसको हमने स्वैप स्पेस में राइट कर दिया है। तो मॉडिफाइड हमारी जो पेज फॉल्ट की सर्विस रूटीन होगी वो क्या बन जाएगी कि सबसे पहले हम लोकेशन ढूंढेंगे डिज़ायर्ड पेज की डिस्क में वो कहाँ पड़ा हुआ है, फिर एक फ्री फ्रेम ढूंढेंगे। अगर फ्री फ्रेम मिल जाता है तो ठीक है, इसको यूज़ करते हैं और वहाँ पर पेज को लोड कर देते हैं। लेकिन अगर फ्री फ्रेम नहीं मिलता तो पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, जो कि हम एल्गोरिदम्स अभी देखेंगे भी सही कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, और पिक्टम फ्रेम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो डिज़ायर पेज होगा उसको, जो अभी हमने जगह बनाई है, खाली जगह जो बनाई है उसमें पुर कर देंगे, और जो हमारा पेज और फ्रेम टेबल है उसको हम अपडेट कर देंगे कि अब जो हमें पेज की ज़रूरत थी जिसकी वजह से पेज फॉल्ट हुआ था वो हमारा मेमोरी में आ चुका है, और प्रोसेस को रीस्टार्ट कर देंगे। अब ये फॉलोइंग डायग्राम है, ये आपको कंप्लीट डिटेल बता रही है कि सबसे पहले हमारे पास क्या किया गया, हमने विक्टिम जो हमारे पास पेज था उसको स्वैप आउट कर दिया, और उसको स्वैप आउट करने के बाद हमने इसको चेंज कर दिया कि अब ये मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, इनवैलिड इसकी बिट कर दी। फिर हमने स्वैप इन कर दिया डिज़ायर पेज जिसकी अभी ज़रूरत है, और उस पेज के आगे हमने वैलिड कर दिया और रीसेट कर दिया फॉर द न्यू पेज, और प्रोसेस को रीस्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे पास स्टेप होते हैं पेज रिप्लेसमेंट के। अब पेज रिप्लेसमेंट का ओवरऑल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो ये होता है कि हमारे पास डिमांड पेजिंग में हम पेजेस जब लोड कर रहे होते हैं तो हमें फ्री फ्रेम्स चाहिए होते हैं। अगर फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो हम किसी एक विक्टिम पेज को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ से मेमोरी से उसको रिमूव करके नया जो पेज हमें चाहिए उसके लिए जगह बनाएंगे। दैट इज़ समरी ऑफ पेज रिप्लेसमेंट। अब पेज रिप्लेसमेंट में ओवरहेड आ रहा होता है, तो ओवरहेड को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मॉडिफाई बिट, जिसको डर्टी बिट भी बोलते हैं। डर्टी बिट बेसिकली क्या होती है, इसके नाम से ज़ाहिर है मॉडिफाई बिट, कि जब हम कोई भी पेज है मेमोरी में लोड हुआ हुआ है, तो अगर तो प्रोसेस ने उसको खाली यूज़ किया है तो फिर तो वो क्लीन पेज रहता है। लेकिन अगर प्रोसेस ने उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, कोई चेंजेस कर दिए हैं, को उसको मॉडिफाई कर दिया, तो ये डर्टी बिट हम सेट कर देते हैं। इस पेज को हम बोलते हैं कि ये डर्टी पेज बन चुका है। अब इसके लिए लाजिम व मलजूम हो गया कि इसको वापस हार्डवेयर पे
जो डिस्क है उस पर राइट किया जाए, क्योंकि अगर हम वापस डिस्क पर राइट नहीं करेंगे तो वहाँ पर अपडेटेड पेज नहीं होगा। बाद में जब आप उस पेज को रीड करेंगे तो जो आपने सारा काम किया था वो ज़ाया हो जाएगा। तो जो भी हम फिर क्या कहते हैं, पेज रिप्लेसमेंट में हम उन पेजेस को सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं जिनकी डाटा बिट सेट होती है, यानी जिनको हमने मॉडिफाई कर लिया होता है। तो ईच पेज और फ्रेम में हैव मॉडिफाई बिट एसोसिएटेड विद इट इन द हार्डवेयर। मॉडिफाई बिट इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं। मॉडिफाई बिट सेट कर देता है हार्डवेयर, जब भी कोई वर्ड या बाइट पेज के अंदर हम राइट करेंगे या कोई भी पेज के अंदर हम चेंजेस करेंगे, ये इंडिकेट करेगा कि पेज जो है ये मॉडिफाई हो चुका है। जब हम किसी पेज को रिप्लेसमेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं तो हम इसकी मॉडिफाई बिट को एग्जामिन करते हैं कि इसकी मॉडिफाई बिट क्या है। अगर इसकी मॉडिफाई बिट सेट होती है, इसका मतलब ये पेज मॉडिफाई हुआ था, तो इस पेज को हम क्या करते हैं, वापस डिस्क में राइट करते हैं। वी राइट द पेज टू द डिस्क। अगर मॉडिफाई बिट सेट नहीं होती, वो क्लीन पेज होता है, तो पेज को हम कहते हैं कि भाई ये मॉडिफाई नहीं हुआ जब से ये लोड हुआ था मेमोरी के अंदर, तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं राइटिंग दैट पेज टू द डिस्क, क्योंकि अब इसको तो वापस डिस्क में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नीचे जो फिगर है ये 2 प्रोसेसेस को शो करेगी, जिसके अंदर 4 पेजेस हैं। मेन मेमोरी के अंदर 8 फ्रेम्स हैं, जो कि जिसमें से 2 रेजिडेंट पार्ट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, जिनके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के ड्राइवर्स हैं और सारे सिस्टम की कर्नल स्पेस की चीज़ें हैं। बाकी दोनों जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर 3 ऑफ देयर पेजेस इन मेमोरी। दोनों प्रोसेसेस को 4 पेजेस चाहिए थे, लेकिन 3 मेमोरी में पड़े हुए हैं। कोई फ्री फ्रेम अवेलेबल नहीं है, पूरी मेमोरी फुल पैक्ड है। जब अपर प्रोसेस यूज़र 1 चाहता है कि इसको 4 पेज मिले तो पेज फॉल्ट हो जाता है और पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप फिगर में ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस यूज़र 1 का ये है, यूज़र 2 का ये है। इनको अब 4 पेज चाहिए, इन भाई को भी 4 पेज चाहिए, लेकिन मेमोरी जो है वो फुल पैक हुई हुई है। इनका जो एम पेज है वो मेमोरी में तो चलो फ्री फ्रेम था, यहाँ पे लोड हो जाएगा, लेकिन इनका जो अब बी पेज है, बी पेज के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो बी पेज के लिए जगह बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास पेज रिप्लेसमेंट के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, ये हम देखेंगे। जब हमें पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम चाहिए होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट हो, पेज फॉल्ट ज़्यादा ना हो, क्योंकि हमने पहले देखा था कि अगर सिर्फ 1% पेज फॉल्ट भी हो जाए तो 1500 गुना हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो हम एल्गोरिदम को एवेलुएट करते हैं इसको पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे चला के। पर्टिकुलर स्ट्रिंग हम क्या होती है हम अभी देखेंगे कि हम क्या करते हैं कि पेजेस के नंबर बताना शुरू कर देते हैं कि एक प्रोसेस है, उसने ये पेजेस चलाने हैं, तो हम वो पेजेस चला के देखते हैं कितने पेज फॉल्ट हो रहे हैं और कंप्यूट कर लेते हैं पेज फॉल्ट ऑन दैट स्ट्रिंग। तो ये चीज़ हम देखेंगे, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू डिटर्मिन द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स, जब हमने पेज फॉल्ट डिटर्मिन करने होते हैं पर्टिकुलर रेफरेंस स्ट्रिंग के लिए, तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के लिए ये हम काम करते हैं ताकि हम एनालाइज कर लेंगे हमारा एल्गोरिदम कितना अच्छा है और नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स हमारे कितने अवेलेबल हैं, ये भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें पता होगा कितने फ्रेम अवेलेबल हैं तभी हमें पेज फॉल्ट का पता चलेगा, कि वरना तो फिर फ्रेम्स खाली होंगे तो हम चीज़ें भरते जाएंगे, फ़ायदा नहीं है। तो नंबर ऑफ़ फ्रेम जैसे जैसे अवेलेबल होते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स ज़्यादा बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ़ पेज फॉल्ट कम होते जाते हैं, यानी जैसे जैसे हमें जगह ज़्यादा मिलती जाती है हमारे जो पेज फॉल्ट हैं ये कम होते जाते हैं। ये एक जनरल रूल है, लेकिन इसके अंदर एक फ्लॉ होता है, इसके अंदर एक ग्लिच आती है, वो हम देखते हैं क्या होती है। लेकिन अभी आप ग्राफ देखें तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ़ फ्रेम्स राइट साइड पर इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जो हमारे पेज फॉल्ट्स हैं वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, वो नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमारे पास फीफो रिप्लेसमेंट का एल्गोरिदम होता है। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी हम एक लाइन लगाते हैं कि एक बंदा यहाँ पर आया है, उसके बाद दूसरा यहाँ पर आया पेज, तीसरा पेज यहाँ पर आया। अब जब हमने पेजेस को रिमूव करना है तो जो सबसे पहले आया था उसको हम रिमूव कर देंगे, जो सबसे एंड पे आएगा उसको लाइन में लगे रहने देंगे, कि हम ये समझेंगे कि जो सबसे पहले आया था उसका काम अब खत्म हो चुका है, उसको रिमूव कर दो। तो दिस इज़ बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं कि सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम जो होता है वो फीफो एल्गोरिदम होता है। फीफो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है कि हर पेज को एक टाइम एसोसिएट कर दिया जाता है कि वो कब आया था, और पेज को जो टाइम मिलता है वो उस लिहाज से मिलता है कि पेज मेमोरी में हम कब लेकर आए थे। जब पेज रिप्लेस होगा तो जो ओल्डेस्ट पेज होगा उसको चूज़ किया जाएगा जो सबसे पहले वहाँ पर आया था। और ये स्ट्रिक्टली कोई नेसेसरी नहीं है कि हम टाइम को रिकॉर्ड करें जब पेज ब्रॉड किया गया था, हम टाइम के अलावा कुछ और एल्गोरिदम भी लगा सकते हैं, हम कोई नंबर लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं, तो लेकिन टाइम ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जब भी हम कोई फीफो क्यू बनाएंगे तो
क्यू वैसे ही एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिदम होता है कि क्यू में जो चीज़ पहले आती है वो पहले बाहर जाती है। तो इस वजह से हमें टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम फीफो क्यू की मदद से ही ये काम अचीव कर सकते हैं टू होल्ड ऑलवेज इन मेमोरी। जब भी हमें पेज को रिप्लेस करना है हम हेड ऑफ क्यू, यानी जो क्यू का अगर फॉर एग्जाम्पल ये हेड है, यहाँ से पेज को रिमूव कर लेते हैं, और जब भी कोई पेज हमने इंसर्ट करना होता है तो टेल ऑफ क्यू यानी इस जगह पर हम इंसर्ट करते रहते हैं। तो टाइम की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलोकेटेड फ्रेम्स 4 हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर 4 खाने बने हुए हैं, और हमारे पास जो रेफरेंस स्ट्रिंग है ये गिवन है। अब इस रेफरेंस स्ट्रिंग को हम चला के देखेंगे, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं वो 9 है। तो इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल हम एक टेबल बना लेते हैं कि हमारे पास ये फ्रेम्स हैं अगर अवेलेबल, तो हम इन फ्रेम्स में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि हम स्ट्रिंग के ऊपर पहला कैरेक्टर पढ़ते हैं 1, तो 1 तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है अगर हम प्योर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 को देखा तो 1 हमारे पास नहीं था, हमने 1 को राइट कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 पेज की ज़रूरत थी, 2 को देखा, 2 भी नहीं था, 2 हमने यहाँ पर लोड कर लिया। फिर हमें 3 पेज की ज़रूरत थी, 3 भी नहीं था, हमने 3 को यहाँ पर लोड कर लिया। फिर हमें 4 पेज की ज़रूरत थी, 4 भी हमने यहाँ पर लोड कर लिया। तो ये हमारे पास 4 पेज फॉल्ट अभी तक हो चुके हैं जिनके अंदर ये हमने ये प्रोसेसेस लोड कर लिए हैं। अब हमारे पास ये सिचुएशन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है 5। अब 5 हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फ्री स्पेस भी यहाँ पर अब देखें अवेलेबल नहीं है। तो फीफो में क्या होगा कि जो सबसे पहले आया था हम उसको सबसे पहले रिमूव कर देंगे। तो 1 सबसे पहले आया था, इसको हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो अब स्ट्रिंग है उसमें जो नेक्स्ट है वो 1 है। 1 हमारे पास अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने उसको रिमूव कर दिया। तो अब 1 दोबारा, अब 5 तो एंड पर आया इसलिए 5 को नहीं रिमूव करेंगे, अब 2 को रिमूव करेंगे क्योंकि अब 2 ऐसा है जो सबसे पहले आया हुआ इन सब में, तो यहाँ 2 की जगह 1 आ जाएगा। अब हमारे पास 6 आया तो 6 को अब 3 की जगह लिख देंगे क्योंकि अब 3 ऐसा है इन सब में जो सबसे पहले आया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास 7 है, 7 को हम 4 की जगह लिखेंगे एज पर फीफो स्ट्रक्चर। और उसके बाद 8 आया, 8 को अब हम कहाँ लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 5 की जगह, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आया 7। अब 7 ऑलरेडी यहाँ पर है इसलिए हमें पेज फॉल्ट की ज़रूरत नहीं है, 8 ऑलरेडी मेमोरी में है, पेज फॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। अब 9 आया, 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि अब इनमें 1 सबसे पहले आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम जब मूव करेंगे तो हमारे पास आता है 5। 5 भी अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो 5 को हम 6 की जगह लिखेंगे क्योंकि उसके बाद वही बारी बनती है। उसके बाद जब नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो हमारे पास अब आता है 4। 4 जो है वो भी मेमोरी में अवेलेबल नहीं है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम 5 देखें तो 5 ऑलरेडी है, 5 को लोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम 4 देखें, 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट देखें 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये हमारे पास टोटल पेज फॉल्ट्स बनते हैं जितने इसके कॉलम बन चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसके पेज फॉल्ट्स यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि पेज फॉल्ट, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कॉस्ट बाय प्रोसेस इज 9, तो ये यहाँ पर 9 इसलिए लिखा हुआ है कि इन्होंने ये जो शुरू वाले लोड किए हैं इनको कंसीडर नहीं किया हुआ, ठीक है। इसके बाद के सिर्फ कंसीडर किए हुए हैं, शुरू के पेजेस उन्होंने कंसीडर नहीं किए। लेकिन जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन परफॉर्म करना है तो जिस तरह मैंने आपको बताया है आपने इसी तरह कैलकुलेट करने हैं कि यहाँ पर टोटल 12 पेज फॉल्ट्स बनते हैं। ये जब मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कैलकुलेशन इसी तरह की हुई है। तो हमने एक यूनिफॉर्म तरीके से परफॉर्म करने के लिए एक तरह की कैलकुलेशन रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इस प्रॉब्लम के साथ हमारे पास एक एनॉमली आती है जिसको बेलेडेज अनोमली कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपने फोकस करना है। कुछ पेज रिप्लेसमेंट के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनके अंदर जो पेज फॉल्ट का रेट होता है वो इंक्रीज़ करता है एज नंबर ऑफ द एलोकेटेड फ्रेम इंक्रीजेज। ये जनरल चीज़ है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ फ्रेम्स इंक्रीज़ करते हैं इसी तरह हमारे पास पेज फॉल्ट डिक्रीज़ होता रहता है। लेकिन अब हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे ऐसे आता है कि पेज फॉल्ट डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब डिक्रीज़ होने के बजाय पेज फॉल्ट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए तो इसको बेलेडेज अनोमली कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोर मेमोरी प्रोसेस को देंगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि उल्टा होना शुरू हो जाता है। यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जैसे होता है ना, एक चीज़ एक वक्त तक चीज़ बढ़ती रहती है और उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो इस चीज़ को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे।
अभी ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है कि जो फॉल्ट इंक्रीज हो रहे हैं विद फ्रेम्स, इसको क्या कहते हैं, ब्लेडेज अनोमली कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑप्टिमल एल्गोरिदम का मतलब है बेस्ट एल्गोरिदम। ऑप्टिमल एल्गोरिदम रिप्लेसमेंट जो होता है ऐसा होता है कि जिसके अंदर लोएस्ट पेज फॉल्ट रेट होता है ऑफ ऑल एल्गोरिदम्स, और कभी भी ये सफ़र नहीं करता बेलेज एल्गोरिदम से, यानी बेलेज जो अनोमली है उससे कभी भी ये सफ़र नहीं करेगा। ये जो एल्गोरिदम होता है ये सिंपल होता है टू रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो पेज बहुत ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल नहीं हुआ उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, और ये जो एल्गोरिदम होता है ये जनरेट करता है लोएस्ट पॉसिबल पेज फॉल्ट रेट फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ नेम्स। अगर हम फिक्स नंबर ऑफ नेम्स दे दें तो इनके लिए ये लोएस्ट पॉसिबल पेज फॉल्ट रेट जनरेट करेगा, अगर हम फिलहाल बेलिस एनॉमली को भी डिसरिगार्ड कर दें तो फॉलोइंग एग्जांपल में अगर हम देखते हैं कि हमारे पास सेम रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग है जो हमने ऊपर यूज़ की थी, और फीफो का एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं, और नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स जो हमारे पास आएंगे वो यहाँ पर अब 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब अगर हमने 12 कैलकुलेट किए थे तो 12 से कम 10 आ जाएंगे फॉर एग्जांपल, अगर हम तमाम शुरू वालों को भी देखते हैं तो होगा यही कि कम होंगे। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम होता है वो बेसिकली बेस्ट एल्गोरिदम होता है, इसके अंदर सबसे कम पेज फॉल्ट होते हैं। तो जो दूसरे एल्गोरिदम्स होते हैं उनको जब हमने कंपेयर करना हो कि वो कितने अच्छे हैं तो हम ऑप्टिमल पेज एल्गोरिदम के साथ उनको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो ये जो एल्गोरिदम है ये डिफ़िकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन इसको रिक्वायर क्योंकि इसको रिक्वायर होता है फ्यूचर नॉलेज ऑफ द रेफरेंस स्ट्रिंग, यानी रेफरेंस स्ट्रिंग का फ्यूचर अगर नॉलेज होगा तो उसको पता चलेगा कि भाई अब मैंने क्या करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका जो एल्गोरिदम होता है ये यूज़ किया जाता है कंपैरिजन के लिए, कि जो दूसरे एल्गोरिदम्स होते हैं वो कितने अच्छे हैं उनको कंपेयर करना हो तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एल्गोरिदम होता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। अच्छा, रिसेंट का क्या मतलब होता है, फ़ौरन फ़ौरन अभी जो हुआ था, रिसेंट पास्ट यानी करीब माजी। तो लीस्ट रिसेंट का मतलब क्या होगा कि दूर तरीन जो होगा, यानी मोस्ट रिसेंट जो फ़ौरन हुआ था, लीस्ट रिसेंट जो बहुत पहले हुआ था। लीस्ट रिसेंट यूज़ का मतलब ये है कि बहुत पहले जो चीज़ यूज़ हुई थी, बहुत पहले जो पेज यूज़ हुआ था उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो रिसेंट पास्ट जैसे हमारे पास होता है, ये अप्रोक्सीमेशन अगर हम लें नियर फ्यूचर के लिए, यानी अभी अभी जो चीज़ हुई थी हम सोचेंगे कि बाद में भी अभी यही होनी है, तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं पेज दैट हैड नॉट बीन यूज फॉर अ लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो पेज बहुत पहले किसी ज़माने में यूज़ हुआ था उसको हम रिप्लेस करेंगे। ये अप्रोच जो है इसको लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम बोला जाता है। इसकी एग्जांपल है जिसके अंदर वर्किंग तमाम आ गई है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी ब्लॉक्स हैं, इसमें 7 लोड होता है, फिर उसके बाद 0 लोड हो जाता है, फिर उसके बाद 1 लोड हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन आ गई है। अब 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 लोड करने के लिए हम 7 को रिमूव करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर 0 ऑलरेडी है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब 3 यहाँ पर नहीं है, 3 लोड करने के लिए हमने 1 को रिमूव किया और 3 आ गया। उसके बाद 0 ऑलरेडी है, 0 के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 4 आया तो 2 को रिप्लेस किया, 4 यहाँ पर ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास 2 आया, 2 को अब 3 की जगह रिप्लेस कर दिया। तो ये किसको हमने रिमूव करना है, हम ये इस तरह से देखते हैं कि हम कौन सा पेज रिसेंटली यूज़ हुआ है उसको हम रिमूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम यहाँ में मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमारे पास 4 आया है, ठीक है, 4 को, ये हमारे पास सिचुएशन है। अब हमने 4 को किसकी जगह एंटर करना है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पिछली 2 वैल्यूज़ देखेंगे। 0 हमारे पास यूज़ हुआ है, 0 को हम रिमूव नहीं करेंगे। 3 हमारे पास यूज़ हुआ है, 3 को हम रिमूव नहीं करेंगे। उससे पहले 0 यूज़ हुआ है, 0 को हमने ऑलरेडी देख लिया, रिमूव नहीं करना। अब 2 जो है ना, ये इनमें सबसे पहले यूज़ हुआ था तो इस वजह से हम 2 को रिमूव करेंगे। यानी जितने भी हमारे पास अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उनमें जो सबसे पहले सबसे दूर इस चीज़ से यूज़ हुआ था उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये ओवरऑल एल्गोरिदम होता है। इसी तरह आपने फॉलो करते जाना है कि अब यहाँ पर 4 आया, 4 को हमने 2 की जगह एंटर कर दिया तो 4 यहाँ पर हमारे पास सेटिस्फाई हो जाता है। अब 2 आएगा, 2 अवेलेबल नहीं था तो 0 पहले यूज़ हुआ हुआ है लेकिन 3 उससे पहले यूज़ हुआ था तो 3 को रिमूव कर देंगे और इसकी जगह 2 आ जाएगा। इसी तरह हम ये करते रहेंगे और एंड तक हमारे पास पता चल जाएगा कि जितने हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे वो हमारे पेज फॉल्ट्स कहलाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक और एग्जांपल है जो सेम रेफरेंस स्ट्रिंग यूज़ करी है, ये ऊपर वाली टेबल के बारे में बात हो रही है फॉर द FIFO और ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। तो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इस सिचुएशन में जो हो रहे हैं वो 9 हो रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने जो पेज फॉल्ट्स कंसीडर किए हैं वो कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो शुरू के 3 हैं वो इन्होंने कंसीडर नहीं किए, जो शुरू के 3 पेज लोड करने के लिए, और बाकी तमाम कॉलम्स कंसीडर किए हैं जो कि हमारे पास पेज फॉल्ट आया 9 के इक्वल आया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो एल्गोरिदम है ये देखते हैं कि ये एक और एग्जांपल है LRU एल्गोरिदम की। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो पेज फॉल्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमारे पास बन रहे हैं। तो
मेरे ख्याल से इन्होंने इस बारे में लाइन लिखी हुई है, ठीक है, कि 9 पेज फॉल्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन ये ऊपर के बारे में भी इनके मुताबिक इस चैप्टर में 9 है, लेकिन जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाना है कि हम किस तरह से काउंट करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, इसलिए आप परेशान नहीं हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि हमने किस तरह से काउंटिंग करनी है। अच्छा, अब कोई भी LRU पेज रिप्लेसमेंट होता है उसके अंदर सब्सटेंशियल हार्डवेयर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमने डिटरमिन करना होता है ऑर्डर ऑफ फॉर द फ्रेम्स डिफाइंड बाय टाइम ऑफ लास्ट यूज़, यानी लीस्ट रिसेंटली यूज के अंदर हमने देखना होता है कि बहुत सबसे पहले कौन सा यूज़ हुआ था। एक तो फीफो था ना, फीफो में था कि लाइन में सबसे पहले कौन सा आया था, वो तो बड़ा आसान है, क्यू इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आने की बात नहीं है, ब्रिंग करने की बात नहीं, यहाँ पे यूज़ करने की बात है। ब्रिंग और यूज़ में फ़र्क है, ठीक है। तो यूज़ का मतलब है कि सबसे पहले यूज़ कौन सा हुआ था, तो उसके लिए हम क्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टाइम लगाना पड़ता है, क्लॉक लगाना पड़ता है। तो 2 इम्प्लीमेंटेशंस इसकी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, LRU की 2 इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। एक होता है काउंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन और एक होता है स्टैक बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं काउंटर बेस्ड और स्टैक बेस्ड को। तो काउंटर बेस्ड में अगर हम देखें कि हमारे पास क्या होता है, एक काउंटर CPU के अंदर लगा दिया जाता है कि हम क्या करते हैं कि हर पेज टेबल एंट्री के साथ टाइम ऑफ यूज़ फील्ड आ जाती है कि उसको कब किस टाइम यूज़ किया गया था, और CPU के अंदर एक लॉजिकल क्लॉक या काउंटर ऐड कर दिया जाता है। क्लॉक जो होता है वो इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, यानी उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी जब जब किसी पेज को असेस किया जाएगा, जब जब कोई मेमोरी रेफरेंस किया जाएगा उस पेज के लिए क्लॉक की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाएगी। और जब भी रेफरेंस हम किसी पेज के साथ करते हैं तो कंटेंट्स ऑफ क्लॉक रजिस्टर जो होते हैं वो कॉपी कर दिए जाते हैं टाइम ऑफ यूज़ फील्ड में, यानी टाइम ऑफ यूज़ फील्ड जो उसका होता है पेज का, उसमें वो नया टाइम अपडेट कर दिया जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं कि लास्ट रेफरेंस ऑफ पेज हमारे पास टाइम आ जाता है और हम रिप्लेस कर देते हैं उस पेज को जिसका सबसे पुराना टाइम है, स्मॉलेस्ट टाइम वैल्यू है। और ये जो स्कीम होती है इसके अंदर सर्च ऑफ पेज टेबल टू फाइंड LRU पेज एंड राइट टू मेमोरी फॉर राइट ईच मेमोरी एक्सेस, यानी इसके अंदर हमें पेज के सर्च करना पड़ता है कि सबसे कम टाइम किसका है तमाम LRU पेजेस के अंदर, और हमें मेमोरी में फिर वो पेज राइट करना पड़ता है मेमोरी एक्सेस के लिए। तो जो जो टाइम होता है जो मेंटेन किया जा रहा होता है जब पेज टेबल चेंज हो रहे होते हैं, तो ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर हम काउंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। और ओवरफ्लो ऑफ क्लॉक इसको भी कंसीडर करना पड़ता है कि ओवरफ्लो आपस में जो, अगर फॉर एग्जांपल 2 पेजेस इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं तो उनका ओवरफ्लो हो जाएगा, या फिर बल्कि वो ओवरलैप होगा। ओवरफ्लो से मुराद ये है कि क्लॉक एक्सीड कर जाता है टाइम से, तो वो हमने कंसीडर करना होता है, हम क्लॉक को फिर रीसेट कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कंसीडर करनी होती हैं। तो काउंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके लिए MCQ भी इंपॉर्टेंट है कि जिसके अंदर CPU में लॉजिकल क्लॉक काउंटर होता है वो कौन सी इंप्लीमेंटेशन होती है, वो हमारे पास काउंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होती है। ये MCQ आपने याद रखना है और ओवरऑल कंसेप्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टैक बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। इसको स्टैक तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलें बोल देते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि एक अप्रोच होती है जिसको इंप्लीमेंट करते हैं LRU एल्गोरिदम से, कि जिसके अंदर क्या होता है कि स्टैक बना दिया जाता है पेज नंबर्स का, यानी एक डाटा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जैसे स्टैक हो गया फॉर एग्जांपल। और उसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो हमने पेज अभी यूज़ किया उसको टॉप पे ले आते हैं, जो पहले यूज़ किया था वो नीचे शिफ्ट होता जाता है, नीचे जाता जाता है। जो पेज हम यूज़ करते रहते हैं वो टॉप पे लाते रहते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, जब भी कोई पेज रेफरेंस किया जाएगा इसको रिमूव किया जाएगा स्टैक से और टॉप पे रख दिया जाएगा, जैसे मैंने अभी बोला। और जो टॉप ऑफ स्टैक होगा ये मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज होगा और जो बॉटम होगा स्टैक का वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज होगा। अब एंटिटीज जो होती हैं उनको मिडल से भी रिमूव करना पड़ता है, यानी ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कोई प्रोसेस बीच में यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ से रिमूव करें और टॉप पे लेके जाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डब्ली लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंट्रीज को रिमूव करना है मिडल ऑफ स्टैक से, तो इंप्लीमेंट बाय अ डब्ली लिंक लिस्ट विद अ हेड एंड अ टेल पॉइंटर। डब्ली लिंक लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है और एक प्रीवियस पॉइंटर होता है, ठीक है। अभी डाटा स्ट्रक्चर का सिलेबस नहीं है ये, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरी डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज भी अपलोडेड है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने पेज रिमूव करना हो और इसको टॉप ऑफ द स्टैक रखना हो तो इसके अंदर 6 पॉइंटर चेंज करने पड़ते हैं। 6 पॉइंटर कैसे चेंज करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये 7 था, अब इस 7 का नेक्स्ट, इसका प्रीवियस, ये मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पर जब मैं इसको लेके आऊँगा तो जो सबसे ऊपर पड़ा था उसका नेक्स्ट चेंज करना होगा, 7 का प्रीवियस चेंज करना होगा, फिर यहाँ पर जब ये आ जाएगा इसका नेक्स्ट चेंज करना होगा, जो 7 के ऊपर था उसका प्रीवियस चेंज करना होगा, जो 7 के नीचे था उसका नेक्स्ट चेंज करना होगा। टोटल 6 पॉइंटर बन जाते हैं जो हमने चेंज करने हैं। तो ये जो अपडेट होती है एक्सपेंसिव होती है, लेकिन फिर हमें सर्च नहीं करना पड़ता। जैसे काउंटर वाले में था ना कि हम सर्च करते थे पेज के लिए कि किसका टाइम सबसे कम है, यहाँ पे सर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ पे जस्ट टॉप पे जाएंगे, सबसे ऊपर जो चीज़ पड़ी होगी हमें मिल जाएगी, स्पेशल से सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी। जो टेल पॉइंटर होगा वो पॉइंट करोगा तो बॉटम ऑफ द स्टैक, यानी जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट
रिसेंटली यूज हुआ होगा और लीस्ट रिसेंटली यूज हमारा बॉटम पे पड़ा होगा। तो टेल पे हम देख लेंगे रिसेंटली यूज पेज आ जाएगा। अब ये फॉलोइंग जो डायग्राम है ये शो कर रही है वर्किंग, लेकिन हम वर्किंग इस डायग्राम से ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में देख चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक सिचुएशन है ए। इस ए सिचुएशन से होने से पहले यहाँ तक जो सिचुएशन थी पेज की वो ये थी 21074। अब हमारे पास क्या हुआ कि जब 7 पेज हमने यूज़ कर लिया तो हम क्या करेंगे 7 को उठा के टॉप पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 72104 72104। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैक आफ्टर बी यानी 7 यूज़ होने के बाद इस जगह पर जो स्टैक की हालत है वो ये हो जाएगी। तो अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर हम ये 1 को यूज़ करते हैं तो हमारे पास स्टैक किस कंडीशन में जाएगा, इसका आपने मुझे आंसर कमेंट में देना है। उसके बाद हमारे पास डिटेल यहाँ पर एक हाईलाइटेड हैंडआउट्स वाली लिखी है, इसको हम देख लेते हैं आसान अल्फाज में कि काउंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन जो होती है LRU की, ये टाइम ऑफ यूज़ फील्ड को यूज़ करती है, इसको अपडेट करती रहती है लॉजिकल क्लॉक के आज से। लॉजिकल क्लॉक थोड़ी थोड़ी देर बाद इंक्रीमेंट होता रहता है, यानी टाइम उसमें बढ़ता रहता है। ये हर क्लॉक दुनिया में इसी तरह होता है। और जो मेमोरी रेफरेंस होते हैं वो ट्रैक करते रहते हैं लास्ट एसेस टाइम ऑफ द पेजेस को और रिप्लेस कर देते हैं विद द स्मॉलेस्ट टाइम वैल्यू। ये हमारे पास काउंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है। और अगर हम स्टैक बेस्ड इंप्लीमेंटेशन देखें तो हमारे पास क्या होता है कि स्टैक ऑफ पेज नंबर्स होता है, जहाँ पे हर रेफरेंस पेज जो होता है वो टॉप पे मूव कर दिया जाता है, जो अभी अभी हमने असेस किया था, विद मोस्ट रिसेंटली यूज पेज एट द टॉप, और लीस्ट रिसेंटली यूज जो होता है वो बॉटम पे चला जाता है। और ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जरिए से इंप्लीमेंट किया जाता है और एफिशिएंट अपडेट्स होते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ इसको स्टैक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्टैक जो होता है उसके अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं टॉप पे करते हैं, जो भी हम एलिमेंट पॉप करते हैं टॉप से करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें बीच से भी हमें प्रोसेसेस निकालने पड़ रहे हैं और टेल से भी निकालने पड़ रहे हैं। तो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड स्टैक। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।